दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वीडियो लंबी होती है क्योंकि हम सारा कुछ बुक का पूरा मटेरियल डिटेल्ड में कवर करते हैं। इसलिए अगर कोई ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर नहीं बैठ पाता एक जगह पर तो वह यह वीडियो बिल्कुल ना देखे। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो समरी में आपको यह पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं और कैसे यह चीज आज के यंग प्रोफेशनल को किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे डीप वर्क कहते हैं वो नहीं आ पाती। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, जिसका यह मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। कार्ल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर हैं, यह भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट्स रेस से खुद को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक लिया जाए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दिया जाए, जिससे आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन का मौका मिले, आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सकें। डीप वर्क इम्पोर्टेंट है न सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी कि यह आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ लेकर जा सकता है। डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है? अगर आप सोसाइटी में अपना एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको यह दो चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, मुश्किल चीजों को लर्न करने की एबिलिटी। नंबर 2, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक एक्शन लेते हैं जो कुछ इस तरह है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इक्वल्स टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के टॉपर स्टूडेंट को ऑलरेडी यह इक्वेशन मालूम है, जिससे वे अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें जरूरी है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है। सोफी लीराय, जो कि एक रिसर्चर हैं, वो यह प्रूव करते हैं कि अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज होती है। टास्क के फिनिश किए बिना जब आप टास्क A से टास्क B की तरफ मूव करते हैं तो होता यह है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क A के बारे में ही सोच रहा होता है, और यह रेजिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही खराब आप टास्क B पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क को अच्छे से सीखेंगे, जो कि इस समरी में बताया गया है, और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप कम टाइम में भी हाई क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। डीप वर्क रेयर होता है। टॉम कॉरहेन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने में और उनका रिप्लाई देने में निकल जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉयज की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल कर देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक वगैरह द हॉल का कंसेप्ट अडेप्ट कर रही हैं, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग से कैबिन ही दिया जाता ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सेक ऑफ और अपने आइडिया शेयर कर सकें। लेकिन यह उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि यह अपने डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज न होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंटरटेक्टर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज करते हैं। वे अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत काम करते हैं, और साथ ही जैसा आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो एक तरह से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कॉम्पिटिट कर लेगा और अपने साथ काम करने वाले को आसानी से पीछे छोड़ देगा। चैप्टर 3 डीप वर्क मीनिंगफुल है। रिक फ्यूरर एक ब्लैक स्मिथ थे। वो एंशिएंट मेडिडेवल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपने शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे एक तलवार बनानी है तो उसे यह हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे और हर बार हथौड़े की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए।
इस तरह के काम में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है। किसी भी चीज के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और यह आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ाती है। लॉरा कार्स्टेनसन अपने पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी जांचने के लिए MRI स्कैनर यूज करती हैं। वो जानना चाहती हैं कि ब्रेन का एक हिस्सा जिसे एमिगडेल कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस पर कैसे इमोशनल रिएक्ट करता है। उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर से अफेक्टेड होते हैं जबकि बड़े पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव इमेजेस से अफेक्ट हुए थे। लेकिन इससे यह बात प्रूव नहीं होती कि बड़े लोग बहुत सारे सुखी थे इसलिए उन्हें पॉजिटिव इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरह रिवायर्ड हो गया था जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करने की इंस्पिरेशन देता था। अपने अटेंशन को इस तरह से मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए ये दुनिया थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली थी और यह सब सिर्फ विचारों को केवल बदल कर ही किया जा सकता था, ना कि कोई बाहरी बदलाव से। और यह बात आप भी प्रूव हुई है कि छोटी छोटी चीजों जो पॉजिटिव लगती हैं जैसे ईमेल या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलना या ऑफिस पॉलिसीज पर बात करना, यह सब मिलकर आपके दिमाग में एक इमेज बिल्ड कर लेती हैं जिससे लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेशन है। और वो इसलिए कि इन सब छोटी छोटी चीजों पर आपका डिवाइडेड अटेंशन रहता है। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुली चुने और फिर उस पर अपना पूरा फोकस लगा दें। इन शॉर्ट कहें तो आपको एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ACM एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, एक टेक्निक जो किसी खास मोमेंट पर आपकी फीलिंग रिकॉर्ड करती है, उससे यह प्रूव किया है कि बेस्ट मोमेंट आमतौर पर तब होते हैं जब किसी इंसान का माइंड और बॉडी किसी डिफिकल्ट और कीमती चीज को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है और इसी स्टेट में वो सबसे खुश हो सकता है। और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है जिस पर बुक भी लिखी जा चुकी है। पार्ट 2 द रूल्स। रूल नंबर 1 वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कंसेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। यह एक ऐसा स्पेस है जहां आप डीप वर्क कर सकते हैं। यह 5 कमरों वाला स्पेस है जो आपस में कनेक्टेड है और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4, 3, 2, 1 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम आपको हल्का सा स्ट्रेच दिया जाता है यह बता के कि आप जो काम करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड रूम में आपके अंदर काम रिलेटेड क्यूरियोसिटी जगाई जाती है कि ताकि आप उनके बारे में सोचने लग जाओ। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी हैं ताकि जब आप काम शुरू करें तो बीच में किसी चीज को छोड़कर जाना ना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज को एक कागज पर लिखते हैं। और फिफ्थ रूम साउंड प्रूफ है और सबसे अलग ताकि उसमें काम करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यही वो रूम है जहाँ डीप वर्क होता है। आप 99 मिनट कंसंट्रेट करते हैं और 99 मिनट तक ब्रेक लेते हैं जिससे आपको ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। बदकिस्मती से यह विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेज में पाते हैं जहां इनबॉक्स के मैसेज और ईमेल्स नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते और लगातार मीटिंग चलती रहती है। यह ऐसी सेटिंग होती है जहां कोलेगियस बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के बदले आपसे अपनी ईमेल्स के क्विक रिस्पॉन्ड चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरह से शैलो वर्क यानी कि अकेला काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट है कि गुड इंटेंशन से आगे निकला जाए, डीप वर्क की स्टेट में आने की कोशिश करना और अपने डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करें जो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आपके विल पावर को मिनिमाइज अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में
रखें जिसमें आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं, बल्कि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। यहाँ हम आपको 4 ऐसी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि जो माइंड को डीप वर्क स्टेज में लेकर जा सकती हैं। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच। यह स्ट्रेटजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मॉन्क पुजारी की तरह ही होते हैं जो खुद को किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से दूर रहता है, जैसे कि आप किसी IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के अलावा आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अब जैसे हम डोनाल्ड नो का एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशंस के लिए वे बहुत फेमस हैं, खासतौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस की डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल अप्रोच है। जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर होगा जिसमें लिखा है 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूँ जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। मैं 1975 तक ईमेल यूज किया था और मुझे लगता है कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है और इसका यूज न करके मुझे मिलता है अनइंटरप्रेटेड कंसंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूँ। बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छांट कर रखता है, जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं उनका भी रिप्लाई देते हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। सेकंड स्ट्रेटेजी, बाई मॉडल अप्रोच। यह स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। वे सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर लिखते रहते और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे, और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने भी जाना होता था और पैसे कमाने के लिए क्लिनिक भी। इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइम में बिमोडल उर्फ बाई मॉडल वर्क मोनेस्टिकल काम करता है। वो अपना सेल फोन ऑफ करके हर चीज से दूर रहेगा, जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फोन भी बंद है, जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और फिर आप रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये बाई मॉडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटीज लाई जा सकती हैं, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन से काम करने के लिए हाईली कंसंट्रेशन हो। यह एक ऐसा स्टेट है यहाँ रियल में ब्रेक थ्रू होता है। थर्ड टेक्निक, रिदमिक फिलॉसफी। जैसा कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर रोज दिन को एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर लें, आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। यह तब तक करते रहें जब तक कि आप रेड क्रॉस की चेन बढ़ती हुई ना देख लें। बस ध्यान रहे कि यह चेन कटनी नहीं चाहिए। फोर्थ स्ट्रेटजी, जर्नलिस्ट अप्रोच। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए, जैसे कि आपको फ्री टाइम में मिले, भले ही आधा घंटा भी, तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं, तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेटेड जगह पे अपने इम्पोर्टेंट टास्क पूरा करने बैठ जाएं। रिचुअल्स यानी कि एक्शंस क्या लें। अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के दौरान चार्ल्स डार्विन की वर्किंग लाइफ का बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रहा था। जैसा कि उनके बेटे फ्रांसिस ने बाद में बताया था, चार्ल्स डार्विन सुबह 7 बजे उठकर एक शॉर्ट वॉक लेते थे
फिर अकेले बैठकर अपना नाश्ता करते थे और 8 से 9:30 के बीच स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वे एक दिन पहले के लेटर्स चेक करते थे, जिसके बाद वे 10:30 से दोपहर तक वापस स्टडी करते थे। इस सेशन के बाद वे अपनी ग्रीन हाउस में अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडियाज पर जो उन्होंने चैलेंजिंग लगते थे गहराई से सोच विचार किया करते थे। जब तक कि उन्हें अपनी थिंकिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, उनकी वॉक चलती रहती थी। उसके बाद ही वे अपने उस दिन के काम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। बेशक हम यह नहीं कहते कि आप भी यही सब करें, लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर, इसके बारे में पहले से सोच के रखिए, क्योंकि आपको कोई एक लोकेशन तो यूज करनी ही पड़ेगी जहां आप डीप वर्क कर सकें और एफर्ट दे सकें। एक बार जब ऑफ स्टार्ट आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे, इसके बारे में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपके रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपके एफर्ट्स स्टेबलाइज्ड हो पाएं, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो और ताकि यह सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी खत्म ना हो जाए। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे, आपको इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी शुरुआत 1 कप कॉफी के साथ कर सकते हैं और साथ में पहले से सब कुछ सोच के रखिए, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी यह सोचने में बर्बाद ना हो कि उस मोमेंट पर आपकी क्या जरूरत है। नेक्स्ट, मेक ग्रैंड गेस्चर्स। जेके रॉलिंग हैरी पॉटर सीरीज की अपनी लिस्ट बुक घर पे फिनिश नहीं कर पाई थी। कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर के शोर की वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर रखा और सीधे एक होटल में रहने चली गईं, जो महंगा तो था मगर वहां जाकर वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी। जब आप इस स्टेट में जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे कुछ अचीव ही करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। क्या आपको अकेले काम करना चाहिए? कोलैबोरेशन नई आइडियाज और इनोवेशन को जन्म देती है, हालांकि इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर हो, मगर डीपली सोचने के लिए अकेले ही रहें। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोचने वाला हो तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च पर बेस्ड वर्किंग स्ट्रेटेजी अपनाई है और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके यह बताया है कि क्या करना है, यह नहीं कि कैसे करना है। और इन दोनों सवाल के जवाब में काफी डिफरेंस है और इसे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। डिसिप्लिन नंबर 1, वाइल्डली इम्पोर्टेंस पर फोकस करें। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज्यादा ध्यान दें और इसमें मोटिवेशन से काफी डिफरेंस आता है। लीड मेजर्स पर एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए। 2 तरीके हैं जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, यह है लेग मेजर्स और लीड मेजर। चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं कि लेग मेजर्स क्या है और लीड मेजर्स क्या है। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो लेग मेजर्स हैं। अब क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते, मगर यह आपको एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देगा। और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप अपने बिग सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज देंगे तो यह लीड मेजर्स है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में काफी इम्प्रूवमेंट हो आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इम्प्रूव करने के लिए आपको लेग मेजर्स और लीड मेजर्स दोनों की जरूरत है। लीड मेजर्स यहाँ पर वो होगा जो आप अपने वीक सब्जेक्ट में देंगे। डिसिप्लिन नंबर 3, एक कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड रखें। इस स्टेप के मुकाबले आपको और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए
और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा। डिसिप्लिन नंबर 5, अकाउंटेबल बने। खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहें। इसे अपनी रेगुलर हैबिटेज बना लें। क्या लेजी बनना भी हमारे लिए अच्छा है? हमेशा खुद को मौका दें कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दें ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सकें, जिसका मतलब है रेस्ट करना। सीजन 1, जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है, बजाय तब जब आपका कंसंट्रेशन कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव होती हैं। सीजन 2, यह आपको एनर्जी रिसर्च करने में हेल्प करती है, जिससे कि आप डीपली वर्क कर सकें। सीजन 3, ज्यादातर काम करते वक्त आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाती है, जिससे आप थक जाएंगे और फिर आप शाम को अपना डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यह आपके लिए रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने पूरा दिन गधों की तरह शैलो वर्क किया है तब तो आप नहीं थकेंगे। रूल नंबर 2, बोर्डम को गले लगाएं। एक जूइश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वो किताब पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव किए जा सकती है। हम सब में यह एबिलिटी है, मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते। लेकिन हमेशा ये ध्यान दे कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। ये ऑब्वियस बात लगेगी, मगर सच भी है कि इसलिए इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन के यह 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके काम में इंटरनेट का ज्यादा यूज होता है या आपको बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा तो भी यह स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकती है। पॉइंट नंबर 2, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंटरनेट इंटरवल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए देना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट का बिल्कुल यूज ना हो। पॉइंट नंबर 3, अपने घर और ऑफिस में अगर आप यह फिक्स कर लेते हैं कि आप इंटरनेट का यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ दें। बैराचुंजे थ्रस्टन को उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसके लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही यह एक सॉल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहें। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया को ही लीजिए, कई बार यह आपको लाइफ में कोई गोल हासिल करने में हेल्प करता है, और देखा जाए तो इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर आप देखें। और फिर एक 80-20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो यह श्योर कर लें कि इस 20% में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें ताकि रिजल्ट ड्रास्टिक लेवल पर अचीव हो। 30 दिन के लिए खुद को इंटरनेट से दूर रखें, और अगर आपको लगता है कि आपके यह 30 दिन इंटरनेट यूज करके मजे से गुजरते या फिर लोग आपको इतने दिन मिस करते रहे तो बेशक फिर से आप ऑनलाइन रह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। साइड नोट में लिखा रखें कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री होता है। तो यह टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों किए जाए? इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपिंग एक्सपीरियंसेस सीख लिए जाएं। बोर्डम से बचने के लिए पहले ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में आपको क्या करना है, जिससे आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। रूल 4,
ड्रेन द शैलो। 37 सिंगल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने अपने काम फिनिशिंग करने के लिए टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट करके रख दिया था और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। बेशक आपको अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुंचना है, जैसा कि स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे में मैक्सिमम टाइम में जितनी स्टडी की जा सकती है उतनी ही की जा सकती है। 4 घंटे मैक्सिमम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो अब हम जानते हैं आखिरकार ये शैलो वर्क होता क्या है। शैलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिसमें आप लेजी होकर काम करते हो और जिन्हें करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते और यह इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। शैलो वर्क अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजने वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपकी टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉटफुल तरीके से सिर्फ वही मेल्स आपको भेजेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट हो और फिर रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको रिप्लाई देना सच में जरूरी लगे। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना ईमेल्स भेजेगा ही नहीं, जिससे आप अननेसेसरी शैलो वर्क से बच जाएंगे। और एक रिप्लायर के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना है इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपका जवाब घुमा फिरा कर नहीं बल्कि क्लियर होता है, उसमें कंक्लूजन रहता है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई न करना। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा, जिसका कोई जवाब आपसे देते नहीं बन रहा, इसमें आपके मतलब का कोई सवाल या प्रपोजल नहीं है, आपके रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होने वाला और ना ही रिप्लाई न करने से कुछ नुकसान होगा। So now let's talk about the conclusion of the whole summary। हमने इस समरी में जाना कि डीप और शैलो वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। डीप वर्क वह है जिसे आप पूरे फोकस्ड के साथ करते हैं, वहीं शैलो वर्क वह है जिसे आप पूरे डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। हमने इसमें डीप वर्क करने के 4 तरीके भी सीखे, जो है मोनोस्टिक अप्रोच, बाई मॉडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जनरलिस्ट अप्रोच। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमने सीखी वो है कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। और अगर हम इस समरी के सारे रूल्स अप्लाई करें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू। यहाँ पर होती है यह समरी खत्म। दोस्तों अगर आप भी अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सीरीज सुपर 31 की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। इसमें हम हर रोज 31 डेज तक 31 बुक्स की सुपरली एनिमेटेड डिटेल्ड समरी कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो के एंड में दे रहा हूं, जिससे आप जब भी इस वीडियो को देखें आप पूरी 31 बुक्स को आसानी से एक जगह पर देख सकते हैं। यह सब बुक्स की समरी आप जब भी देखें पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नहीं देखना ही उचित होगा, और अगर आप पूरा देख पाए तो ही वीडियो को देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से अच्छा है ज्ञान ना होना। थैंक यू।